नमस्कार, मैं सुमन शुक्ला, राजकीय महिला महाविद्यालय बांगर कन्नौज से। आप सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि श्रीमती इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में मुझे रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला का विषय है आधुनिक राजनैतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान, जिसके लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर एस पांडे सर और संयोजक डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सब विद्वज्जनों के बीच में मुझे अनुसंधान, शोध, खोज, आविष्कार जैसी बातों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के इस जो कार्यशाला है, इसमें मेरे व्याख्यान का विषय सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उपयोगिता एवं वर्तमान में उसकी आवश्यकता है। हम सब पठन पाठन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अनुसंधान हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हम सभी किसी ना किसी तरह से, चाहे हमने एमए डिसर्टेशन की हो, एमफिल में किया हो, या फिर एमएड में या पीएचडी करके पीएचडी की डिग्री लेकर हम इस व्यवसाय में आए हैं, या जो शोधार्थी इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं वो इन चीजों को भविष्य में करेंगे या कर रहे होंगे। हम सब के लिए अनुसंधान एक अपरिहार्य आवश्यकता है। हम सभी समाज वैज्ञानिकों के लिए हमारे विषय को एक अस्तित्व प्रदान करने का कार्य अनुसंधान ही करता है। हम जानते हैं आधुनिक युग विज्ञान का युग है और विज्ञान और अनुसंधान मानव सभ्यता के प्रगति रूपी रथ का 2 पहियों के रूप में चलते हैं। ऐसा नहीं मान सकते कि अनुसंधान और विज्ञान 2 अलग अलग चीजें हैं। अक्सर जब हम अनुसंधान के बारे में बात करते हैं तो खोज, आविष्कार, नवाचार और अनुसंधान को पर्यायवाची शब्दों के रूप में उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब का अपना एक अलग औचित्य है, अपना महत्व है और अपना अर्थ भी है। अगर मैं खोज के बारे में बात करूं तो किसी भी विषय को जब पहली बार उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है तो हम उसे खोज कहते हैं। जबकि आविष्कार क्या है? जब विद्यमान वस्तुओं, उपकरणों के संयोजन से हम अपने उपयोग के लिए कोई एक नई वस्तु बना लेते हैं तो उसे आविष्कार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं जैसे साइकिल का आविष्कार। साइकिल में लगने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे टायर हुआ, ट्यूब हुआ, लोहे की तीलियां जो साइकिल में लगती हैं, वो सब चीजें पहले से विद्यमान थी। हमने उन्हें एक जगह संयोजित किया, नियोजित किया और अपने आवश्यकता के अनुरूप में एक साइकिल बना ली। तो ये तो हुई आविष्कार की बात। अब जब आती है नवाचार की बात, तो जो भी हम काम करते हैं, हम अध्यापक हैं तो हम अध्यापन के विषय में ही चर्चा करेंगे। जो भी हम काम करते हैं और जो हमारे काम को नवीनता प्रदान करता है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है, वो नवाचार का हिस्सा बनता है। आजकल की परिस्थितियों में हमारे व्यवसाय में नवाचार वर्चुअल क्लासरूम हो सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस हो सकती हैं, एसएलएम का निर्माण हो सकता है, दीक्षा ऐप जैसे जो ऐप बनाए गए जिससे बच्चे घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, ये सब नवाचार का हिस्सा है। अब बात आती है अनुसंधान की। अनुसंधान इन सब का एक एडवांस स्टेज है। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च उसका शाब्दिक अर्थ है, जिसको हम अगर शाब्दिक रूप से परिभाषित करें तो पुनः किसी भी वस्तु की खोज करना, दोबारा खोजना, रिसर्च का अर्थ हो जाता है। अनुसंधान इस शाब्दिक अर्थ से थोड़ा सा ज्यादा है। अनुसंधान सबसे अलग है। व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से समस्या
की जो खोज की जाती है, किसी समस्या के समाधान का जो प्रयास किया जाता है, उसे अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान में हम क्या, कैसे और क्यों का उत्तर खोजते हैं। प्रचलित सिद्धांतों की खोज अनुसंधान का एक चरण है, तो वहीं नवीन सिद्धांतों का निर्माण भी अनुसंधान के अंतर्गत ही किया जाता है। वर्तमान में अनुसंधान सभी विषयों में अनिवार्य कार्य के रूप में शामिल है। फिर चाहे हम इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र आदि जैसे सामाजिक सरोकारों के विषयों से जुड़े हों, अथवा हिंदी, अंग्रेजी जैसे साहित्यिक विषयों से। सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही कर सकते हैं। यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि अक्सर सामाजिक अनुसंधान को कई बार जो प्राचीन थ्योरीज हैं उनमें वैज्ञानिकता का ये नहीं माना जाता, क्योंकि मान लिया जाता है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं वो पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अनुसंधान करता है उसका दृष्टिकोण भी उस समस्या के समाधान के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि वैज्ञानिक विधियों के जो चरण हैं। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम ये नहीं कह सकते क्योंकि अनुसंधान करता एक जीवित व्यक्ति है, उसमें संवेग हैं, संवेदनाएं हैं, तो वो समस्या पूर्वाग्रह से युक्त हो गई। ऐसा नहीं है। मानविकीय विषयों में मानवीय दृष्टिकोण को अलग नहीं किया जा सकता है और लगभग पिछले 20-22 साल से इस पर बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है। अलग तरह से अनुसंधान किया जा रहा है। जो परंपरागत अनुसंधान के लिखे पढ़े तरीके हैं उनसे अलग एक नया शोध किया जा रहा है। शोध के विषय समाज और व्यक्ति के बीच से निकाले जा रहे हैं। आज अगर हम राजनीति विज्ञान के विषय में ही बात करें तो आज श्रीमती इंदिरा गांधी की विदेश नीति या पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की उपयोगिता उतनी नहीं है, बल्कि अगर उस विदेश नीति का भारतीय परिस्थितियों के आधार पर आज हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो विषय ज्यादा जीवंत होगा, ज्यादा हमारे विषय को मतलब जो अनुसंधान का उद्देश्य है कि समाज को नई दिशा देना, तो देश को नई दिशा देने में ज्यादा समर्थ होगा। तो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग सामाजिक अनुसंधान में करते हुए अपने निष्कर्ष को प्राप्त करना ही अनुसंधान है। अगर हम देखें कि वास्तविकता क्या हो, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन की वैज्ञानिक पद्धति और प्रविधियों को समझने की एक विधि मात्र है, जिसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक जीवन, घटनाओं और तथ्यों के संबंध में व्यवस्थित और तथ्यपरक ज्ञान प्राप्त करना होता है। जिस ज्ञान का हम क्या करेंगे, उस ज्ञान का प्रयोग हम सामाजिक राजनैतिक समस्याओं के निदान और नियोजन के रूप में कर सकते हैं। तो ये ज्ञान उपयोगी किसके लिए है? तो वो ना केवल शोधार्थी के लिए बल्कि शिक्षक के लिए, साथ ही साथ समाज सुधारकों, प्रशासकों और जो नीति निर्धारक हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान से अधिक उपयोगी होता है, अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर हम अनुसंधान कर रहे होते हैं, जिन घटनाओं पर हम अनुसंधान कर रहे होते हैं, जिन समस्याओं पर हम अनुसंधान कर रहे होते हैं, वो सब हमारे सामने जीवित रूप से होती हैं। सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से अगर हम समझना चाहें तो सामाजिक अनुसंधान की अनेक प्रचलित परिभाषाएं हैं। उसमें सर्वमान्य परिभाषा या सटीक परिभाषा जिसे कहें वो पीवी यंग साहब की है, जो अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल एंड सर्वे रिसर्च करके जो उनकी पुस्तक है साइंटिफिक सोशल एंड सर्वे रिसर्च में वो लिखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है। सीधे सीधे ये बात साबित हो गई कि सामाजिक अनुसंधान विज्ञान से अलग नहीं है। सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा, जहां हम लॉजिक की भी बात कर रहे हैं और जो स्टेप्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल हैं, स्टेप्स हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं।
तो जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करना है। तो क्या हमेशा नए तथ्यों की खोज करना ही अनुसंधान है? नहीं, वो आगे कहते हैं पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो जो स्थापित थ्योरीज हैं हम उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, एक नई थ्योरी का विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उनके अनुक्रमों, अंतर संबंधों और कार्य कारणात्मक जो व्याख्याएं हैं उसके आधार पर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये पीवी यंग साहब की परिभाषा है। इस परिभाषा के आधार पर सामाजिक अनुसंधान को अगर बहुत अधिक स्पष्ट तरीके से कहना चाहें तो हम ये प्रश्न उठाते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। तो ये साबित हो गया कि सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित अध्ययन है। इस अध्ययन में हम क्या करते हैं? अगला प्रश्न ये है कि इस अध्ययन में आखिर हम करते क्या हैं? वह है नए तथ्यों की खोज करते हैं, पुनः जो पुराने तथ्य हैं उनकी पुनः परीक्षा करते हैं। इसके लिए हम कार्य कारण संबंध को समझने का प्रयास करते हैं और हम जानते हैं कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर हम उदाहरण के रूप में ये ले लें कि भारत और चीन के मध्य जो इस समय राजनैतिक संबंध हैं उनका हमें पुनः परीक्षण करना हो तो हम वर्तमान परिस्थितियों के में जो कार्य कारण संबंध है उनकी जांच अवश्य करेंगे। और अक्सर ऐसा करने पर जो बनी बनाई धारणाएं होती हैं वो खंडित हो जाती हैं और नई धारणाएं बन के सामने आती हैं। सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को सुदृढ़ करता है। सैद्धांतिक इसलिए क्योंकि जब हमें नए ज्ञान की खोज करनी होती है, नए ज्ञान, बोध और समझ का विकास करना होता है तो हमें अपने सैद्धांतिक पक्ष को दृढ़ करना होता है। और यदि हम विद्यमान समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, उसमें सामाजिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं, तो हमें अपने व्यवहारिक पक्ष को दृढ़ करना होता है। तो सामाजिक अनुसंधान जो प्राकृतिक विज्ञान है या सहज विज्ञान है उनसे अधिक जिम्मेदारी का कार्य करता है। प्राकृतिक घटनाओं पर हमारा बस नहीं है, चाहे वो केदारनाथ की घटना हो या अभी ग्लेशियर पिघलने की घटना हुई है वो हो, इन घटनाओं पर हमारा कोई बस नहीं चलता। लेकिन जो सामाजिक अनुसंधान करता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, वो दायित्व उसे राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाता है। अब अगर मैं अनुसंधान के प्रकारों के आधार पर बात करूं तो हम ये मानते हैं कि अनुसंधान दो तरह का होता है, गुणात्मक और गणनात्मक अथवा मात्रात्मक। गुणात्मक अनुसंधान को हम सामाजिक अनुसंधान में विशेष रूप से इसको स्थान देते हैं। इन दोनों में अगर हम थोड़ा सा अंतर करना चाहें या कुछ शब्दों में, सरल शब्दों में समझना चाहें तो जो गुणात्मक अनुसंधान है उसमें जो डेटा होता है वो शब्दों में होता है या किसी गुण विशेष की खोज से संबंधित होता है। उसमें मानविकी जो दृष्टि है अर्थात जो कर्ता का दृष्टिकोण है सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए उसका विशेष महत्व होता है। गहन अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन और वैयक्तिक अध्ययन के द्वारा आप इसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो गहन, सूक्ष्म और वैयक्तिक अध्ययन ये अनुसंधानकर्ता के अंदर इसका दृष्टिकोण डेवलप करता है कि आपको इसका किस तरह से अध्ययन करना है। अब मान लें कि हम कोविड-19 का विश्व राजनीति पर प्रभाव देखना चाहें तो कोविड-19 का विश्व राजनीति पर प्रभाव में कई चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे अमेरिका में सत्ता परिवर्तन, यूरोप में आर्थिक संकट, चीन के विरुद्ध एक ध्रुवीकरण जो हमें विश्व के देशों में दिख रहा है वो आ जाता है। भारत के बारे में बात करें तो भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण देख सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ भारत को बढ़ते हुए देख सकते हैं, एक आर्थिक उन्नति के रूप में की उन्नति की तरफ नए भारत के निर्माण के रूप में देख सकते हैं। तो ये चिंतन जो गुणात्मक अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। जहां हम गणनात्मक अथवा मात्रात्मक अनुसंधान के बारे में बात करते हैं
तो वहां पर डेटा अंकों में होता है। एक बेसिक डिफरेंस बताने की कोशिश की है मैंने कि जहां डेटा शब्दों में है वो गुणात्मक है, और गणनात्मक जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि डेटा अंकों में है। ऑब्जेक्टिव दृष्टि, पूर्व कथन, मापन, वेरिएबल्स जिन्हें हम चर कहते हैं को नियंत्रित करके परिणामों का जो उद्घटन किया जाता है, और ये परिणाम फैक्ट्स और डेटाबेस होते हैं, वो मात्रात्मक अनुसंधान का या गणनात्मक अनुसंधान का हिस्सा बनते हैं। इसमें भी हम उदाहरण के लिए कोविड-19 ही ले लेते हैं। तो कोविड-19 का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव या विश्व की राजनीति पर प्रभाव ही अब, लेकिन हमें डेटा मात्रात्मकता में चाहिए, हमें अंकों में डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम कोई साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली तैयार करेंगे, और जिसमें हम उत्तर के स्थान पर विकल्प देंगे हाँ या ना में, और फिर उस डेटा का हम एनालाइज करेंगे उस डेटा को। तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो परिणामात्मक होगा। अक्सर इन अनुसंधानों में हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस का भी उपयोग करते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशंस से मतलब ये है कि किसी भी शब्द को, हमारा शब्दकोश जो है बहुत ही रिच है, हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जब हम अनुसंधान में किसी शब्द विशेष का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जो अर्थ हमने माना होता है उसी को ही हम संकुचित कर देते हैं, उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन कहा जाता है। जैसे अगर हम जनमत शब्द की व्याख्या अपने शोध में अपने आधार पर कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि जनमत के 1000 अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो अर्थ हमने अपने शोध में निर्धारित किया है, हमारा क्षेत्र उतना ही संकुचित हो गया है, उस शब्द की व्याख्या हम अपने शोध के आधार पर इतनी ही करेंगे। यही ऑपरेशनल डेफिनेशन हो जाती है। सामाजिक अनुसंधान समाज को नई दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे भी हैं। तो इसके अतिरिक्त भी सामाजिक अनुसंधान की बहुत ही उपयोगिता है, महत्व है। समाज वैज्ञानिक, उनके लिए सामाजिक अनुसंधान अपने आप में अनेक चुनौतियां लेकर आता है। समाज में अनेक विषय हैं। अगर हम समाज शास्त्र के बारे में ही बात कर लें तो जो समाज में बाल अपराध या बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाएं हैं, उनके बारे में निष्कर्ष, उनके कारण और परिणामों पर चर्चा करने की जिम्मेदारी समाज वैज्ञानिकों पर हो जाती है। वहीं अगर एक स्थापित सत्ता के विरुद्ध जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, अनेक तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं, तो उनके कारण और उनके परिणामों पर के विश्लेषण की जिम्मेदारी राजनैतिक शास्त्रियों की भी हो जाती है। तो सामाजिक अनुसंधान अनेक तरह की जिम्मेदारियों से युक्त होता है। सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता और महत्व पर चर्चा करते हुए हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम किन किन तथ्यों को खोज सकते हैं और किस तरह से उसका उपयोग अपने शोध में कर सकते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सभी विषयों में जो प्रचलित सिद्धांत होते हैं, उनका किसी न किसी प्रकार के अनुसंधान के बाद ही उसका निर्माण किया गया, उसको स्थापित किया गया। इसी प्रकार से नई अवधारणाएं हैं, उनके प्रति समझ को विकसित करने का कार्य भी सामाजिक अनुसंधान ही करता है। सामाजिक अनुसंधान ही अज्ञानता का नाश करने में सहायक है। अगर हम ये माने कि मानव जीवन में जितनी भी रोशनी दिख रही है, या शिक्षा के प्रति, या शिक्षा को अगर हम प्रकाश से जोड़ देते हैं, ये जो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आया, तो इसका सामाजिक अनुसंधान का इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। कारण क्या है? पिछले अगर हम 1000 वर्षों का इतिहास देखें तो मानव ईश्वरीय शक्ति, अलौकिक ताकत को अपने जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति के रूप में मानता रहा।
हमेशा ही मानव ये मानता रहा कि कोई एक प्राकृतिक शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है जिनसे चीजें नियंत्रित होती रहीं, और एक आडंबरपूर्ण, एक अज्ञानतापूर्ण एक जीवन शैली में व्यक्ति फंसा रहा। लेकिन जब सामाजिक अनुसंधान ने इन प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया, इन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की, लोगों को समझाने के लिए नए तरीकों को खोजा, तो सामाजिक घटनाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। सामाजिक घटनाएं हों, राजनीतिक घटनाएं हों, कहा जाता था राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, बहुत पहले से स्थापित धारणा रही। लेकिन अनुसंधान ने ही यह सिद्ध किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो व्यक्ति अपनी जनता के हितों की पूर्ति में सर्वाधिक समर्थ है, जिसके मैनिफेस्टो में विकास की बात है, जो व्यक्ति जितने अधिक लोगों को संतुष्ट करने में समर्थ है, न केवल विचारधारा से बल्कि कार्यशैली से ही, वही व्यक्ति राजा होने का अधिकारी है। तो जो प्रचलित धारणाएं या विश्वास हैं, उनमें परिवर्तन लाने का कार्य भी सामाजिक अनुसंधान ने बहुत ही जिम्मेदारी से निभाया है। इसके साथ ही सामाजिक नियंत्रण और व्यवस्था क्या होनी चाहिए। जीवन में अनुशासन का अपना बहुत अधिक महत्व है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। वो अनुशासनहीन जीवन जंगल जैसा हो जाता है। समाज को नियंत्रित करने की क्या विधियां हो, व्यक्ति स्वतः नियंत्रित कैसे हो, व्यक्ति में नियंत्रण के प्रति, अनुशासन के प्रति स्वतः चेतना का विकास कैसे किया जाए, इन सारे दायित्वों का निर्वहन सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं ने किया है। समय समय पर आने वाली विभिन्न सामाजिक समस्याओं का निराकरण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना, सतही समाधान नहीं करना, समस्या की जड़ में जाना। कई कई सालों तक चीजों के बारे में खोज होती रहती है, कई कई समाजों के बारे में, कई कई समाज की जो नीतियां होती हैं, समाज के अपने प्रचलित ढंग होते हैं, तरीके होते हैं। अगर हम 3 तलाक के मुद्दे को इससे जोड़ के देखें तो समाज में परिवर्तन लाने का एक बहुत क्रांतिकारी कदम। तो क्या ये केवल एक प्रशासक के द्वारा संभव था? नहीं, इसमें जो समाज शास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं, इतिहासविद हैं, उन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही कि उन्होंने तथ्यों को इस तरह से संकलित किया कि ये समस्या लोगों के सामने आई, और एक गहन अध्ययन और चेतना के बाद इस सामाजिक समस्या का समाधान किया गया। तो सामाजिक नियंत्रण और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी सामाजिक अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व है। समाज के पुनर्निर्माण के लिए, सामाजिक प्रगति को एक गति प्रदान करने के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए मददगार होना, जैसे वंचित वर्गों की समस्याएं हो। हम किसी वर्ग विशेष तक क्यों जाएं, हम महिलाओं की बात क्यों ना करें। आज हमारे समाज में या हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो क्या ये केवल प्रशासक की ही एक बुद्धि है? नहीं, इसमें हमारे समाज वैज्ञानिकों का एक विशेष योगदान है, हमारे राजनीतिज्ञों का विशेष योगदान है कि उन्होंने देखा कि आधी आबादी अभी भी बराबरी के उस ओहदे के चिंतन से भी दूर है जिसके बारे में जब आजादी के समय ही चर्चा कर ली गई थी। साथ ही साथ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, विभिन्न तरीके के अधिकार दे दिए गए थे। लेकिन सामाजिक जो मानसिकता है, व्यक्ति के अंदर का जो अंतर्द्वंद है, उसमें हम परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं हो पा रहे। इसलिए हमें इस तरह की मुहिम चलानी पड़ रही है, हमें कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम और मुहिम चलाने की प्रेरणा कौन देता है? ये सामाजिक अनुसंधान करता ही इस तरह की समस्याएं समाज के भीतर से निकाल के सामने लाता है। जो नीति निर्धारक हैं, प्रशासक हैं, उन तक उन्हें पहुंचाता है और अपनी भूमिका को स्पष्ट करता है, अपनी उपयोगिता को स्पष्ट करता है कि समाज के लिए सामाजिक अनुसंधान कितना आवश्यक है। अगर हम सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में बात करें तो समाज की संरचना
उससे संबंधित विषय वस्तु के आधार पर ही जो है समस्या का चयन या रिसर्च टॉपिक का चयन किया जाना चाहिए। सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। आप किसी विषय विशेष के से संबंधित हैं तो उसी के आधार पर अपनी समस्या का चयन करें। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नए सिद्धांतों का निर्माण, पुनः परीक्षण, सामाजिक संरचना, संगठन, व्यवस्था, नियंत्रण, परिवर्तन आदि जो भी कुछ हम अध्ययन करते हैं, जिसका भी हम अध्ययन करते हैं, उसके लिए एक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम समाज वैज्ञानिक के तौर पर सोचें। यहां पर बार बार मैं समाज वैज्ञानिक शब्द का उपयोग कर रही हूं, इसलिए समाज कोई मृत इकाई नहीं है। हमें टंगस्टन या कुछ चीजों को जोड़कर एक बल्ब का आविष्कार नहीं करना है। समाज वैज्ञानिक, समाज एक जीवित इकाई है। समाज सीधे सीधे जीवित लोगों से डील करता है, तो उसकी समस्याओं का समाधान के लिए आपके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है। आपका अध्ययन का क्षेत्र कुछ भी क्यों ना हो, आपने किसी भी समस्या का चयन क्यों ना किया हो, जो भी समस्या आप लेके आएंगे, अगर आप समाज वैज्ञानिक हैं तो वो समस्या आपके समाज के अंदर से ही निकल कर आएगी। चाहे जनजातियों की समस्या हो, जनजातीय शिक्षा की समस्या हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है, तो उसको निर्माण करने के लिए सरकार ने 2014 से प्रयास करना शुरू कर दिया था। तो जो डेटा कलेक्शन था लोगों से, प्रधान से, गांव के जो ये मंडल हैं, समूह हैं, छोटी छोटी आंगनवाड़ी हैं, वहां से महिलाओं की, बच्चों की समस्याओं पर विस्तार से देखा गया। मातृभाषा की क्या स्थिति है इस पर विचार किया गया। तब एक मसविदा तैयार होकर हमारे सामने आता है 6 साल 7 साल के बाद में। तो ये समाज वैज्ञानिक का दायित्व हो जाता है कि एक जीवित इकाई से एक समस्या का चयन करना, लेकिन उस समस्या का समाधान कैसा करना, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उस समस्या का समाधान करना। जो वैज्ञानिक साइंटिफिक खोजों के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं की तरह से हमें अपनी समस्या का भी समाधान करना है। जो ये समस्या का समाधान है, ये ऐसा नहीं कि हो चुकी एक समस्या की हमें सिर्फ अपनी थीसिस पूरी करनी है तो कोई एक किया हुआ कार्य है, हमने उसको उठा लिया और उसी में ही शीर्षक में तोड़ मरोड़ करके अपना कार्य कर दिया। नहीं, एक शोधकर्ता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है नैतिक मूल्य। जो एथिकल स्टडीज हैं उनमें अपना निर्धारण करिए। आप थोड़ा गर्व महसूस करिए कि आपको समाज को दिशा देने का एक कार्य दिया गया है। आप अनुसंधान करता हैं, आपको समाज को नई दिशा देने का दायित्व है। तो हमेशा अपने कार्य में जब आप मूल्य को ऊपर रखेंगे, एथिक्स को ऊपर रखेंगे, तो कभी भी आप किसी ऐसी समस्या का चयन नहीं करेंगे जो बहुत सालों पहले चयनित हो चुकी है, सिर्फ उसके डेटा में थोड़ा हेर फेर करके आपने उसको पूरा कर दिया। नहीं, समस्या का चयन कैसा होना चाहिए? समस्या ज्वलंत होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अवश्य होना चाहिए कि उसके लिए हमें सामग्री होनी चाहिए। एकदम नई समस्या लेकर भी आप उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। वैसे समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधिस्थ करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सामग्री होती है। अनेक तरह के शोध उपकरण होते हैं, अनेक तरह की वैज्ञानिक विधियां होती हैं, जिनके आधार पर हम सामाजिक शोध के द्वारा इन सब का निराकरण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन कई बार हम अपने कार्य को परंपरागत रूप से ही उसे पूर्ण कर लेना चाहते हैं कि जिसमें हमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। हम जब अपने रिसर्च सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कोई ऐसा टॉपिक बता दीजिए जिसमें ज्यादा दौड़ धूप ना करनी पड़े, कोई ऐसा टॉपिक बता दीजिए जो 2-4 किताबों से बैठ के लिख लें। ये जो दृष्टिकोण होता है, ये जो शोध का व्यापक क्षेत्र है, इसको संकुचित कर देता है। शोध शुरू होने से पहले ही उसकी आत्मा को खत्म कर देता है। एक शोधार्थी के लिए
जिज्ञासु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने आसपास के वातावरण से जुड़े रहें, उसमें जो समस्याएं हैं उनके बारे में चिंतन करते रहें और उनके समाधान के प्रति आपके मन में एक दृष्टिकोण अवश्य होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे महिलाओं की समस्या है, बहुत सारी इन पे रिसर्चेस हो चुकी हैं कि पर्दा प्रथा पे बात हो चुकी है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कन्या भ्रूण हत्या पर बात हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन अगर हम डेटा देखते हैं माफ कीजिएगा, तो जनगणना अभी नहीं हो पाई कोविड की वजह से, तो हम बहुत पुराना डेटा यूज करते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम खुद से एक अनुसूची का निर्माण करें, प्रश्नावली का निर्माण करें, अपने साथ कुछ संकलनकर्ताओं को जोड़ें कि वो कुछ भी, भले ही हमारा अध्ययन का क्षेत्र या समस्या विस्तृत हो, हम कुछ अपनी इकाई को संतुष्ट करते हुए कुछ एक क्षेत्र का चयन करें, उस डेटा को एनालाइज करें, उसका अध्ययन करें, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो तभी हो पाएगा जब हमारा दृष्टिकोण बहुत उज्जवल होगा, नैतिक होगा। सुनने सुनाने में बहुत वो लग रहा है कि बड़ी अच्छी, अपने आप को बहुत पता नहीं इतनी ऊंची ऊंची बातें करना, या लेकिन जबकि हमारा व्यवसाय यही है, अध्ययन अध्यापन से ही संबंधित है। हम अपने व्यवसाय में, जहां तक राजकीय महाविद्यालयों के बारे में बात करूंगी, तो हम अनेक तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे अपने महाविद्यालय पर सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे वाली बात है। किसी ना किसी को ये स्टेप उठाना पड़ेगा। हम और आप में से ही कोई होगा जो एक मुखर और वास्तविक तस्वीर लोगों के सामने लेकर आएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसा मैं कह रही हूं कि समस्या परंपरागत ना होकर व्यवहारिक हो, तो कई बार ऐसा होता है जब शोधार्थी हमारे पास आता है तो वो वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक अनुसंधान में अंतर नहीं कर पाता है कि आखिर वर्णनात्मक क्या है और व्याख्यात्मक क्या है। क्योंकि जब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो लिखा जाता है वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, एक ही सा तो लगता है, डिस्क्राइब ही तो करना है। लेकिन जब सामाजिक अनुसंधान के बारे में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है तो इनका अर्थ थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। यहां पर यह आवश्यक हो जाता है जानना कि जैसे अगर हम महिलाओं की भारतीय राजनीति में या कहीं पर भी राजनीति में उनकी भागीदारी और वंचित वर्ग के बारे में बात करें या उनकी स्थिति के बारे में बात करें, तो जब हम स्थिति के बारे में बात करते हैं तो हमें पुराने समय से लेके आज तक पर बात करनी होती है। तो ये जो स्थिति होती है इसका हमें वर्णन करना होता है, ये हमें डिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि प्राचीन समय से लेकर हम उसे आज तक जोड़ते हैं, तो ये समस्या वर्णनात्मक समस्या होती है। वहीं पर माफ कीजिएगा, अगर हम संचार के साधन, शिक्षा या स्वास्थ्य के जो उपकरण है या स्वस्थ जीवन की जो शैली है या खान पान है, इसका किसी पर प्रभाव देखते हैं, तो इसके लिए जो विविध चर हैं या वेरिएबल्स हैं उनको हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी हम व्याख्या करते हैं। वर्णन और व्याख्या में ये सूक्ष्म अंतर हमें दिखाई दे। ये थी बात वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक अनुसंधान की। अब जबकि बात सामाजिक अनुसंधान की ही चल रही है, तो ये अनुसंधान हम करें कैसे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से पद हैं या चरण हैं जिनका फॉलो करके, जिनको हम उपयोग में लाकर सामाजिक अनुसंधान कर सकते हैं। तो हमेशा ही सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं पर यह आरोप लगता रहा है कि सामाजिक अनुसंधान 100% साइंटिफिक नहीं होते हैं, तो वो हो भी नहीं सकते हैं। इसमें पिछले 10-12 साल में जो उन्नति हुई है सोशल साइंसेस के जो रिसर्च टॉपिक्स हैं या रिसर्च के जो तरीके हैं,
या उनके द्वारा स्थापित जो मान्यताएं हैं, उनमें जो उथल पुथल मची है, जिनसे जो परिवर्तन आए हैं, वो हमें ये दिखाते हैं कि अब वो हम परंपरागत सोच के गुलाम नहीं है, कि सोशल साइंसेस 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारी समस्या है अथवा जिस सब्जेक्ट का हमने चयन किया है वो भी तो परिवर्तनशील होती है। हम मानवीय दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं या किसी ऐसी समस्या का अध्ययन करते हैं जो समाज से या राजनीति से निकली हुई होती है, तो जबकि वो समस्या स्वयं में परिवर्तनशील है, तो हमारा परिणाम कैसे परिवर्तनशील नहीं होगा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शोध में किन चरणों को या किन स्टेप्स को फॉलो करें कि हमारा परिणाम जो है सत्य के अधिकाधिक निकट आ जाए। एक चीज हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सोशल साइंटिस्ट जो है वो डील सोसाइटी को कर रहा है जहां पर मूल्य है, व्यक्ति है, हर व्यक्ति की अपनी धारणा है, और उन धारणाओं पर चलने वाला कौन है, वो भी व्यक्ति ही है। और जो चलायमान व्यक्ति है, निरंतर उसके विचारों में, उसके कार्य व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। हम किसी एक ढांचे में किसी व्यक्ति को या पूरे समाज को नहीं ढाल सकते हैं। तो मानसिक रूप से हमें बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए कि जो भी फाइंडिंग्स होंगी हम उसके आधार पर अपना शोध का निष्कर्ष निकालेंगे। किसी भी दबाव से मुक्त होकर हमें उन चरणों को अपने शोध में पालन करना चाहिए या उन चरणों पर चलना चाहिए, उन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जो एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए जरूरी होते हैं। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान किसी भी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान से कम नहीं होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान की जिम्मेदारी वैज्ञानिक अनुसंधान से ज्यादा होती है। हमारी डीलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, हमारा सब्जेक्ट जीवंत होता है। चाहे हम बच्चों की समस्या ले लें, समाज में समस्या ले लें, राजनीति की समस्या ले लें। अगर हम छात्र राजनीति पर भी बात करते हैं तो एक समय था कि जो हमारे बड़े बड़े नेता थे वो छात्र राजनीति से ही निकलकर सामने आ रहे थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, अरुण जेटली हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी हो। आज छात्र राजनीति को नकार सा दिया गया है, कॉलेजेस में इलेक्शंस को बंद कर दिया गया है, उसके अलग तरीके के कारण हैं। तो हमारी डीलिंग जो है, हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 25 साल पहले शोध किया था कि छात्र राजनीति भारतीय राजनीतिज्ञों के निर्माण में कितनी सहायक है, तो उस समय हमारी फाइंडिंग्स दूसरी थी। आज की तारीख में हमारी फाइंडिंग्स दूसरी होंगी। उस समय जो छात्र नेता होता था वो उसके लिए ज्ञान, भारतीय राजनीति का ज्ञान, उस पर लोगों की पकड़। आज के छात्र नेता को आप अगर देखें किसी भी तरह से कॉलेज के इलेक्शन एडमिशंस के टाइम में कि उसके मुंह में गुटखा होना चाहिए, पर्सनालिटी जैसी पर्सनालिटी नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, तो फाइंडिंग्स अलग होंगी, भले ही हम छात्र राजनीति और छात्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हो। तो कभी भी सामाजिक अनुसंधानकर्ता को इस तरह का प्रेशर तो लेना ही नहीं चाहिए कि फाइंडिंग्स क्या होंगी। भाई जैसा डेटा आएगा हमारा रिजल्ट वैसा आएगा। यहां पर एक वैधता और विश्वसनीयता की भी बात आ जाती है। सुनने में एक सा लगता है, लेकिन वैधता क्या है? वैधता कि जिस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं हम उसी का अध्ययन करें, वो वैध है। लेकिन विश्वसनीयता वो है कि जिन परिस्थितियों या जिन तथ्यों या जिन वेरिएबल्स के आधार पर हमने अध्ययन किया है, तो जो हमने अध्ययन किया है वही आप करेंगे या कोई और करेगा, रिजल्ट्स वही आएंगे जो हमारे आए हैं। लेकिन शर्त वही है कि सारी चीजें वही होनी चाहिए जो हमारे रिजल्ट्स में, तभी वो रिजल्ट विश्वसनीय माना जाता है। लेबोरेटरी के जो रिसर्चेस होते हैं वो अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं, क्योंकि लैब में जो केमिकल्स हैं, लैब में जो उपकरण है वो समान रहते हैं। सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मैं बार बार इस बात पर इसलिए बल दे रही हूं कि अक्सर सामाजिक अनुसंधानकर्ता को हतोत्साहित कर दिया जाता है, अरे आप क्या करते हैं,
पता नहीं 4 किताबों को जोड़ के क्या लिख देते हैं, आपका तो पीएचडी हो जाती है, आप तो डॉक्टर बन जाते हैं, आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप हमारे क्षेत्र में आएंगे तभी आप ये जान पाएंगे कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता को कितनी सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। एक प्लान्ड एटमॉस्फेयर जिसको हम अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में काम करना, और एक स्कैटर्ड एटमॉस्फेयर में जहां आप अलग अलग से लोगों को से डीलिंग करते हैं, उनको इकट्ठा करके उस पे काम करना, जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं उन स्टेप्स पे बात करूंगी जो एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए आवश्यक है, उतने ही जितने सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को वैज्ञानिक बना सकता है। सबसे पहले हम अपने समस्या का चयन करते हैं या विषय का चयन करते हैं, सब्जेक्ट का चयन करते हैं। किसी भी शोध के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपका विषय कैसा है। विषय हमेशा ज्वलंत, व्यवहारिक होना चाहिए। उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो भविष्य को दिशा निर्देश दे सके। आज की तारीख में महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन का अध्ययन औचित्यपूर्ण है, लेकिन वो तभी तक है जहां तक उसे हम वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये जान लें कि हम मेकिंग ऑफ गांधी देख लें कि साउथ अफ्रीका से आकर 1920 के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी, ये लोगों के सामने आना जरूरी है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन वो भविष्य को दिशा निर्देश देने में कितना समर्थ है, ये अनुसंधानकर्ता की बुद्धि पर निर्भर करता है। कभी भी समस्या परंपरागत नहीं लेनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि समस्या परंपरागत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब आपको नया करने को कुछ नहीं मिलेगा, हम रोज एक नए चैलेंज से जूझते हैं हम सब, तो हमारे जीवन में रोचकता बनी रहती है। ऐसे ही जब समस्या व्यवहारिक होती है और ज्वलंत होती है, तो हमारे शोध में रोचकता बनी रहती है। हमेशा एक नई चीज हमें क्लिक करती है, हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें अपने शोधार्थियों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो ये ना कहें कि हमें कोई ऐसा टॉपिक दे दीजिए किसी तरह पीएचडी पूरी हो जाए, हम अपनी थीसिस जमा कर लें। अब जबकि शोध के लिए बहुत ज्यादा नियंत्रण हो गया है, बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका मटेरियल आपका ओरिजिनल होना चाहिए, तो क्यों ना हम ऐसी समस्या का चयन करें जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में भी सफल हो और राष्ट्र निर्माण में भी हमारी भूमिका को सिद्ध कर सके। अब जबकि समस्या का चयन हो गया, तो दूसरा ये आता है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, हमने इस समस्या का चयन क्यों किया है। किसी भी शोध में इन उद्देश्यों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। उद्देश्य एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सारे उद्देश्य ना हो। अक्सर जब शोध का प्रस्ताव तैयार होता है, जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं, जो शोध की एक मिनिएचर स्क्रिप्ट होती है कि जो हमारी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी, उसकी एक मिनिएचर स्क्रिप्ट के रूप में जो हमारे आरडीसी के मेंबर्स होते हैं उनके सामने हम उसको प्रस्तुत करते हैं। तो कई बार ऐसा देखने में आता है जब मीटिंग्स में जाना होता है कि 12-12, 13-13, 14-14 शोध के उद्देश्य लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद में स्पष्ट नहीं हैं कि आप क्या निकाल के बाहर लाना चाहते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण बहुत सोच समझ के करना चाहिए। समस्या का चयन के साथ ही समस्या में उसका हल छिपा होता है, उसका उद्देश्य छिपा होता है। इस वैज्ञानिक दृष्टि का अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की सिनॉप्सिस निकलवा ली, 4-5 उद्देश्य लिख लिए, ऐसा नहीं। हमेशा ही विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। आप उन्हें एक शोध समस्या दीजिए कि इस समस्या के हम समाधान क्यों करेंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, और अवश्य अपने शोधार्थी को प्रेरित करिए कि वो 2 या 3 उद्देश्य लिख कर आए, 1, 2, 3, जिससे
उसका दृष्टिकोण उस समस्या के प्रति बहुत ही सेंट्रलाइज हो जाएगा। वो आगे जब कई साल लगेंगे, 3-4 साल शोध में, तो वो उसके मन में भटकाव नहीं आएगा, उसके दिमाग में उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होंगे। यही उद्देश्य होते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद आता है नंबर उपकल्पना का या हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस के बारे में कहा जाता है कि हाइपोथेसिस इज द सजेस्टेड आंसर टू द प्रॉब्लम। संभावित समाधान है शोध का। ऐसा नहीं है कि संभावित समाधान है। कई बार ऐसा होता है कि शोध का निष्कर्ष परिकल्पना या उपकल्पना या हाइपोथेसिस से बिल्कुल उलट होता है। हमने मान लिया कि यही रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन जब डेटा कलेक्शन किया, उनका वर्गीकरण किया, सारणीयन किया, तो देखा कि हमने तो जो सोचा था वैसा रिजल्ट आया ही नहीं। इसका रीजन इसलिए समाज विज्ञानों में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगी, हम जीवित डेटा से डीलिंग करते हैं। हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, हम हाँ कहेंगे, फलाने को नहीं अच्छी लग रही है, वो उसमें ना कहेगा, तो चीजें बदल जाएंगी, हमारी अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि उसमें आएगी। हम अपने को अलग कर कर बिल्कुल भी शोध के रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। ट्रेंड बदल गया है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर शोधकर्ता का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि सब कुछ तो शोधकर्ता ने ही किया है, उसी का दिमाग का फ्रेमवर्क है जो शोध के प्रपोजल के रूप में दिखाई दे रहा है, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। शोध में बहुत सारे नए ट्रेंड्स आ चुके हैं। ये स्वीकार कर लिया गया है कि शोधकर्ता की मन बुद्धि से अलग शोध नहीं होगा, तो उपकल्पना का रिजल्ट कई बार अलग भी आ सकता है। इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और उपकल्पना के निर्माण में हमें कैसे सहायता मिल सकती है, किस चीज की हम मदद ले सकते हैं, इसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। देखिए, समस्या भले ही नई हो, लेकिन समस्या का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लिटरेचर उससे पहले लिखा जा चुका हो, उस पर कुछ ऐसा हो जो आपको एक दिशा दे सके। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है, जब आप अपनी समस्या के पहले सोच रहे होते हैं, एक खोजकर्ता के मन में, एक जिज्ञासु के मन में जो ये उथल पुथल होती है कि कैसे रिसर्च करनी है, एक शोध समस्या मिले, उस समय रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बहुत अधिक योगदान होता है आपको सही दिशा देने के लिए। क्योंकि आपके पास एक बहुत विस्तृत एरिया होता है अपने सब्जेक्ट में कि हम सामाजिक इतिहास पे कर लें, राजनैतिक पे कर लें, हम समाज शास्त्र में बच्चों की समस्या पर कर लें, स्त्रियों की कर लें, जनजातियों पे कर लें, राजनीति विज्ञान में भी हम किसी दल विशेष पे कर लें, या जो लोकतंत्र की जो भूमिका है, युवा साथियों की लोकतंत्र के निर्माण में भूमिका है, छात्र राजनीति, ये बहुत कुछ विस्तृत फैला हुआ है। लेकिन जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो हमें ये अवश्य पता चल जाता है कि हम किस चीज को उठाएं जिससे हम अधिक से अधिक वास्तविकता के निकट चले जाएं। हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता चलता है कि हमारी शोध की दिशा क्या होगी, किन किन जगहों से चलकर हम अपने जो हमने निर्धारित किए हैं पैरामीटर्स, हम वहां तक पहुंच पाएंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए, और हमेशा ही एक विस्तृत पैमाना होना चाहिए। इसके लिए आपको लाइब्रेरीज में जाना चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आप जिस रिसर्च सुपरवाइजर के पास जा रहे हैं, ये विशेषता शोधार्थियों के लिए है, उन्होंने जरूर पीएचडीज और कराई होंगी, तो उनके पास उसको जरूर देखिए। उसमें जो पीछे बिब्लियोग्राफी होती है, वास्तविकता पे ही बात करूंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बिब्लियोग्राफी में जो किताबें पढ़ी नहीं गई होती हैं, लेकिन उनका उल्लेख किया जाता है। लेकिन जो शोध होता है वो लिखे पढ़े पर ही होता है, इसलिए ये आपको गहन अध्ययन करना, कुछ समय देना, सतही दृष्टिकोण नहीं कि आपने पन्ने पलटे मान लिया, अरे नहीं ये फाइंडिंग आ रही है इसी पे हम आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कानपुर के इतिहास पे, कानपुर के इतिहास पे, राजनीतिक इतिहास पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है।
तो अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची है कि हम उस पे ये कहें कि 1920 से 1947 में ये वॉइसराय थे, ये गवर्नर जनरल थे, ये इनकी पॉलिसीज थी या कुछ था। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उसको हम पढ़ें और उसके बाद उसमें जो उस समय का सोसाइटी था उसके बारे में एक नया विषय सोचें, और वो जो राजनीतिक इतिहास है उससे समाज के कुछ हिस्सों को निकालें। ये एक शोधकर्ता की जिम्मेदारी है। और ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ये बहुत ज्यादा आपकी मदद करता है आपको आपके शोध को पूर्णता प्रदान करने में। जिस समय जो लोग शोध नहीं कर रहे हैं या जो शोधार्थी हैं वो इस पे आगे बढ़ेंगे तो मेरी बात वो 1-2 साल पूरी होने के बाद उन्हें ये समझ में आएगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का कितना बड़ा रोल होता है। इसके बाद आती है शोध की प्रक्रिया क्या होगी, मतलब मैथडोलॉजी क्या होगी। अगर हम 2 शब्दों में कहें या 2 लाइनों में कहें कि शोध समस्या के चयन से निष्कर्ष के बीच का जो राह है या जो रास्ता है उस पर कैसे चलना है, इसका दिशा निर्देशन हमें मैथडोलॉजी से मिलता है। जो हमारा मेथड है कि कैसे होगा। वैसे सामाजिक अनुसंधानों में हम सभी जानते हैं सर्वे मेथड सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। बहुत सारे अन्य मेथड्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है, बहुत सारे सैंपलिंग मेथड्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वे मेथड्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि आप अक्सर घरों में अगर होंगे तो देखेंगे फलानी कंपनी का सर्वे है, अच्छा आप लीजिए नहीं सामान, टिक कर दीजिए। समाज के दृष्टिकोण को, बाजार की मानसिकता को समझने के लिए या समाज की समस्याओं को समझने के लिए सर्वे ही एकमात्र ऐसा उपकरण है या एकमात्र ऐसा मेथड है जो व्यक्ति से व्यक्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज को देखने के लिए। तो सर्वे मेथड इसीलिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, सबसे ज्यादा मान्यता सर्वे मेथड को मिली हुई है, क्योंकि इससे हम डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन डेटा कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने अपने आप बैठ के 20 लोगों के बारे में लिख लिया कि फलाना ऐसा सोचता है तो वो भी ऐसा सोचेगा। हमारी क्लास के 25 विद्यार्थी हैं, अगर हम अपने 25 विद्यार्थियों से एक सर्वे का पैम्फलेट भरवाएं तो 25 का दृष्टिकोण अलग होगा। इस चीज को स्वीकार करना चाहिए और इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अब बात आती है संबंधित क्षेत्र की। उपकल्पना और मैथडोलॉजी के चयन के बाद अध्ययनकर्ता यह निश्चित करता है कि उसे किन लोगों से या किन लोगों पर अध्ययन करना है। यही हमारा अध्ययन क्षेत्र होता है। अध्ययन क्षेत्र निर्धारित होने के बाद वह अपने अध्ययन क्षेत्र के लोगों पर ही अध्ययन करता है, किसी अन्य पर नहीं। सिंपल सी बात है। अब अगर आजकल की भारतीय परिस्थितियों के आधार पर हम देखें, हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत तेजी से उखड़ा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज में ये चीजें छाई हुई हैं। अगर कोई शोधकर्ता किसान आंदोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अध्ययन करना चाहता है तो उसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा? अगर वो भारतीय राजनीति पे, मात्र भारतीय राजनीति पर अध्ययन करना चाहता है तो जितने स्टेट्स इन्वॉल्व हैं उन सब के बारे में डेटा कलेक्ट करना, उन सब को एनालाइज करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका सारणीयन करना, उसके बाद निष्कर्ष निकालना और फिर प्रमाण की तरफ बढ़ना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाएगा। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हम नई समस्या पे काम करना चाहते हैं, हम एक नई दिशा निर्देश देना चाहते हैं, हम नई फाइंडिंग्स लेके आना चाहते हैं, सब कुछ हमारे मन में तैयार है कि हम ऐसा 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 करेंगे। ऐसे समय में ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने अध्ययन के क्षेत्र को निश्चित करें।
अथाह सागर पड़ा हुआ है, हम सबके बारे में नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शोध की अपनी सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं का जरूर ज्ञान होना चाहिए। वो सीमाएं हमारी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, समय सीमा हो सकती है। हमें 10 साल शोध करने के लिए नहीं मिलते हैं, 4 साल का समय होता है, ज्यादा एक्सटेंशन मिल गया 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। तो अपनी सीमाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने बजट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन सब के बाद अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण होना चाहिए। हम भले ही इस आंदोलन के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम इसे किसी राज्य विशेष तक सीमित कर सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पंजाब किसी एक का चयन कर सकते हैं। इस तरह से अध्ययन क्षेत्र का जब हम निर्धारण कर लेते हैं तो हमारा शोध एक विशेष दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अगर स्कैटर्ड होगा तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपका शोध कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसा कह रही हूं तो आप खुद ऐसा करके देखिए। आप छोटा सा एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करिए। आप किसी एक पुस्तक के, अगर आप किसी पुस्तक के एक अध्याय पर रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, आसानी से तैयार हो जाएगा। किसी लेखक की लेखन शैली पर आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, आसानी से तैयार हो जाएगा। प्रेमचंद के साहित्यिक दृष्टिकोण पर आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। लेकिन आप प्रेमचंद के साहित्य की हर पुस्तक पर रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, कभी नहीं पूर्ण हो पाएगा। इस दृष्टिकोण से आपको समस्या का चयन अच्छे से करना है, उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना है, परिकल्पना बनानी है, मैथडोलॉजी चयन करनी है, लेकिन अध्ययन का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं करना है कि आप उसे संभाल ना पाए। तो आप हमेशा ही शोधार्थी रह जाएंगे, कभी भी आप उस शोध को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अब जबकि नई शिक्षा नीति जो कि 2021 से लागू ही हो रही है, उसमें पीएचडी को या शोध को अनिवार्य आवश्यकता मान लिया गया है, अनिवार्य डिग्री मान लिया गया है, या अनिवार्य आपकी योग्यता मान लिया गया है आपके अध्यापन व्यवसाय के लिए। तो बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि हमारी जो प्रैक्टिकल दृष्टि है वो शोध के लिए रहे, ना कि हम अत्यंत भावुक होकर किसी भी समस्या का चयन कर लें। समस्या ऐसी होनी चाहिए जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो, हमें जो हम मन को संतोष देना चाहते हैं उस संतोष की प्राप्ति कराने में सफल हो, लेकिन हमें उलझाए नहीं, सुलझाने की तरफ आगे बढ़े। ठीक है। इसके बाद एक नया जो बिंदु आता है कि इकाइयों का चयन। जो हमारी अध्ययन इकाई हैं, इन्हें हम प्रतिदर्श, प्रतिचयन या सैंपल भी कहते हैं। तो ये जो हमारी अध्ययन इकाई है वो कैसी होनी चाहिए? बहुधा सामाजिक विज्ञानों में जो अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने अभी किसान आंदोलन के बारे में बात की। हम अगर जनजातियों के बारे में बात करें, हम केवल मान लें, अब तो उत्तर प्रदेश में जनजातियों का दूसरा स्वरूप है जब से उत्तराखंड बन गया है, लेकिन अगर हम मान लें कि जो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड बनने से पहले मुख्य जनजातियां थी, हाँ, जो समाज शास्त्री होंगे वो जानते हैं कि वो 5 जनजातियां थी। तो क्या हम 5 जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम उनका वितरण देखें, एक भौगोलिक क्षेत्र में उनका वितरण देखें कि वो किस तरह से स्कैटर्ड कहां से कहां तक है, तो भला हम डेटा का संकलन कैसे करेंगे? अगर हम किसी जनजाति विशेष में उनकी जो घुमंतु प्रवृत्ति है, जो वो इधर उधर घूमते हैं, झूम खेती करते हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहें तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम किसी एक जनजाति का चयन करें। लेकिन अगर हम 5 जनजातियों का, भोक्सा, जौनसारी, सराग, सबका चयन कर लेते हैं तो ये शोध कभी सिमटेगा नहीं, कभी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो प्रतिदर्श माफ कीजिएगा, तो जो अध्ययन क्षेत्र है, सामाजिक अनुसंधानों में जो अध्ययन क्षेत्र है उसकी इकाइयों की संख्या हजारों लाखों में होती है। अब यहां पर वैज्ञानिक विधि हमारा सहयोग करती है।
वैज्ञानिक विधि हमारा सहयोग क्या करती है कि इस अवस्था में हम अपने अध्ययन क्षेत्र के एक छोटे प्रतिदर्श का चयन कर लेते हैं। उस प्रतिदर्श का चयन कर लेते हैं कि जिस समस्या को हमने उठाया है उसके जो भी गुण हैं वो सब उस प्रतिदर्श के अंतर हो। मतलब जिन जिन चीजों का हम अध्ययन करना चाहते हैं वो सारी चीजें उस छोटी इकाई में, उस छोटे प्रतिदर्श में होनी चाहिए, तभी हमारा अध्ययन सफल होगा। कैसे? मान लीजिए हमने एक विद्यालय में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें छात्र असंतोष का अध्ययन करना है। छात्र असंतोष का अध्ययन करना है तो 1 से विद्यालयों का चयन करना आवश्यक है। अगर हमारे यहाँ अगर हम देखें तो बहुत तरीके के विद्यालय हैं, राजकीय हैं, अशासकीय हैं और स्ववित्त पोषी हैं, सभी तरह के। तो अगर हम छात्र राजनीति का किसी एक विद्यालय विशेष में भी अध्ययन करना चाहें तो हमारे पास बहुत हजारों में डेटा होगा। तो उसके लिए हम किसी क्षेत्र विशेष के 2 या 4 विद्यालयों का चयन कर लेंगे, या किसी राज्य विशेष का अध्ययन करने के लिए सेम स्ट्रक्चर, सेम परिस्थितियों और सेम जो सुविधाएं हैं उस तरह के विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों का चयन कर लेंगे और उनसे अपना जो मेथड है उसके आधार पर अपने शोध के निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उन्हीं इकाइयों का चयन करें जो हमारे शोध के जो विस्तृत क्षेत्र के गुण हैं वो सब उन छोटी इकाइयों में होना चाहिए। अत्यंत आवश्यक है ये चीज। शोध के चयन के लिए पहली शर्त है कि जिस सैंपल का हम चयन कर रहे हैं उस सैंपल में हमारा जो बहुत विस्तृत क्षेत्र है उसके सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। अब इसके बाद आता है डेटा कलेक्शन, तथ्यों का एकत्रीकरण। डेटा हम सब जानते हैं, डेटा 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैं इतिहास की विद्यार्थी हूं। हमारे यहाँ प्राइमरी डेटा आर्काइवल सोर्सेस को ज्यादातर बोलते हैं, अनपब्लिश्ड डेटा जो होता है। और जहां तक सामाजिक अनुसंधानों में डेटा जो प्राइमरी होता है उसमें वही डेटा जो अनपब्लिश्ड हो और शोधकर्ता के द्वारा खुद एकत्र किया गया हो। वो आप एकत्र कैसे कर सकते हैं? आप साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हैं, क्वेश्चनायर के द्वारा कर सकते हैं, शेड्यूल के द्वारा कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको एकत्र कर सकते हैं। सर्वे मेथड का यूज कर सकते हैं, समाजमिति अध्ययन जो पद्धति है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो आपका कलेक्टेड डेटा है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया, वो प्राथमिक तौर पे सबसे पहले आपके पास आया। जो अनपब्लिश्ड है वो आपके अध्ययन को एक नया बिंदु प्रदान करेगा। क्योंकि वो अनपब्लिश्ड है, आप उसे अपने अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। आपकी फाइंडिंग्स में उस डेटा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वो डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है। उसी तरह से पुस्तकें, अनुसंधान प्रतिवेदन, पांडुलिपियां, जनगणना की जो रिपोर्ट्स होती हैं, अखबारों में छपे हुए जो आंकड़े होते हैं, या इंटरनेट की सामग्री भी आजकल हम मान सकते हैं, ये सारी चीजें सेकेंडरी डेटा में आती हैं। तथ्य एकत्र करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, जिस समय हम तथ्य एकत्र कर रहे हैं उस समय हमें व्यक्तिगत जो हमारी अभिरुचियां हैं, ऐसा नहीं कि हमें ये अच्छा लगता है तो हम ये वाला तथ्य एकत्र करेंगे, बिल्कुल नहीं। तथ्य एकत्र करते समय हमें व्यक्तिगत विचारधारा, अभिरुचि, विश्वास, संवेग, इन सब पे नियंत्रण करना होता है। एक राजनीति शास्त्री के लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है। भले ही आप किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित हों, लेकिन आप जिस भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए आपको पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, अपनी विचारधारा पर नियंत्रण रखना चाहिए। केवल
जो तथ्य सामने जैसा मिल रहा है उसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब तो आपका जो सामाजिक अनुसंधान है वो वैज्ञानिक होगा, आपके उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो हमने अब डेटा कलेक्ट कर लिया, हमारे पास सारा डेटा आ गया, लेकिन अब तो ये डेटा स्कैटर्ड है, बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो जो हमारे उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों के आधार पर हमने कुछ वर्ग बनाए कि ये फलाने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये डेटा काम करेगा। उस डेटा को वर्गीकृत करके उसका सारणीयन किया और जब उपकल्पना के साथ उसका परीक्षण किया। उपकल्पना एक ऐसी चीज है जो शुरुआत में भी उतनी आवश्यक है और शोध पूरा होने के पास पहुंचते पहुंचते भी उतनी आवश्यक है। उपकल्पना के साथ जब हम उसका सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं कि जो हमने सोचा था वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है वैसा, तो हम मान लेते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो दूसरे तरीके की थी, हमने बनाई दूसरी थी, रिजल्ट दूसरा आया। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हम सामाजिक अनुसंधानों में जब मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक अनुसंधान होते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस को सिद्ध भी किया जाता है। ज्यादातर जो नल हाइपोथेसिस होती है उसी को सिद्ध किया जाता है, लेकिन जब हम गुणात्मक शोध की बात करते हैं तो ये हाइपोथेसिस सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गणनात्मक या मात्रात्मक शोध में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। तो उपकल्पना के समकक्ष जब हम जनरलाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमने परिणाम सोचे थे वही परिणाम आए हैं अथवा नहीं। और यह भी हो सकता है कि जब हम कार्य कारण संबंधों की कसौटी पर उनको कसें और उनके आधार पर उनकी व्याख्या करें तो उलट के भी परिणाम आ सकते हैं। कोई बात नहीं, हमें तो अपनी समस्या के लिए जो हमें तथ्य मिले थे उनके आधार पर, हमने पहले सोचा कुछ और था 4 साल पहले कि ये टॉपिक लिया है, इसके आधार पर मैं ये उद्देश्यों का निर्धारण है, इनके आधार पर ये निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन जब तथ्यों का संकलन किया गया तो वो वैसा नहीं निकला। तो ऐसा नहीं है कि हमारा शोध गलत हो गया, वो शोध हमारा उतना ही ऑथेंटिक है जितना सेम उपकल्पना को सिद्ध करने में निकलता। अगर उपकल्पना उलट भी गई तो उससे उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनके निष्कर्षों को जांचा गया। वैज्ञानिक आधार पर या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम बता सकते हैं कि विषय के अनुरूप ही समस्या का समाधान निकला। यहाँ पर ये फिर ध्यान रखने की बात है कि समस्या का समाधान विषय के अनुरूप निकला है, उपकल्पना के अनुरूप नहीं। उपकल्पना ये तो एक संभावित समाधान था, हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान वही सही है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जो विभिन्न स्टेप्स मैंने आपको बताए वो सामाजिक अनुसंधान के वैज्ञानिक चरण थे। और सामाजिक शोध में हमेशा ही अनेक संभावनाएं होती हैं। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, व्यापक है, भविष्य के लिए अनेक संभावनाओं से युक्त है। लेकिन आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता एक सतत प्रयास की है, एक एथिकल एफर्ट की है कि जो हम प्रयास करें वो प्रयास कॉपी पेस्ट वाला ना हो। एक नई समस्या के लिए तैयार रहने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा करना चाहती हूँ कि आजकल, पहले यूजीसी से फंडेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, आजकल हमें हमारे निदेशालय से भी फंडिंग प्राप्त होने लगी है कि हम मेजर या माइनर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने पहले डिस्कस किए थे, इसके लिए जो रिसर्च या रिपोर्ट तैयार करते हैं, अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करते हैं, वो अनुसंधान के उपरांत बनती है। तो अनुसंधान करने के लिए आप इन्हीं वैज्ञानिक जो चरण हैं उनका पालन करेंगे। और जब आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो आप उसमें मनमाने ढंग से हेर फेर नहीं कर सकते हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आपका रिसर्च
ऑथेंटिक होगा, आपको बहुत ही नेम एंड फेम दिलाने वाला भी हो सकता है। अगर आप समाज की किसी ऐसी समस्या पर अध्ययन करना चाहते हैं जो समस्या सदियों से चली आ रही है, बहुत सारा काम हुआ है उसमें, ऐसा नहीं है कि हम नई समस्या के लिए छोड़ लें कि जो परंपरागत समस्याएं हैं वो बिल्कुल बेकार है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो वंचित वर्ग हो या महिला हो। बहुत साल पहले लोहिया जी ने महिलाओं को राजनीति में बराबर की हकदारी के बारे में बात की थी, हिस्सेदारी के बारे में बात की थी। आज तक भी वो संभव नहीं हो सका है। तो ये समस्या हमेशा ज्वलंत है। तो जो हम रिसर्च प्रपोजल्स भी भेजते हैं तो वो ऐसे होने चाहिए जो किसी ना किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकें। तो आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट भी होगा। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये इतनी फंडिंग हो रही है या कुछ हो रही है। अगर हम ईमानदारी से उस पर काम करते हैं तो जो धन आवंटित किया जाता है वो पर्याप्त होता है और आप उसमें बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। उससे व्यथित होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एक साइंटिफिक अप्रोच अपने अंदर लाने की जरूरत है। जो आज का व्याख्यान है, इससे संबंधित जो भी आपके मन में विचार हो, प्रश्न हो, वो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर संयोजक सर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी के पास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।